Hello students, today in this video we will discuss about the second application of the Gauss's theorem according to your syllabus, which is the last application of the Gauss's theorem, okay, according to your syllabus. So second problem is electric field near a uniformly charged infinite plane sheet ओके। तो ये आपकी सेकंड एप्लीकेशन हो गई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब हमें करना क्या है कि आपके पास एक यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट है, जिसके कारण आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से सुन लिए, जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो शीट है ये किसी मटेरियल की बनी हुई नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये एक लेयर है पॉजिटिव चार्जेस की, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्जेस की आपके पास एक लेयर है, जिसके कारण आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और करके लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinite plane sheet of uniform charge distribution, uniform charge distribution, ओके ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो अभी ये मानकर चलिए कि हम ये जो शीट की बात कर रहे हैं, ये शीट कोई आपका इस टाइप की ना होकर केवल और केवल एक लेयर है किसकी, चार्ज की। मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे इसके बाद कि उनके लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक प्लेन चार्ज शीट है और वह कुछ इस टाइप की है। देखिए इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसलिए ऊपर तक बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो वैसे ही बना देता हूँ इसे मैं यहाँ पर। तो इसका जो मतलब होगा ये होगा कि ये इनफाइनाइट तक आपके क्या है, एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। तो हमने कंसीडर किया प्लेन चार्ज शीट कुछ इस प्रकार से, जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण आपको क्या करना है, इस प्लेन शीट के नियर आपको किसी पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमारे पास टू टूल्स है जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें पहला आपका कूलॉम्स लॉ, जो हर जगह एप्लीकेबल है बट मैथमेटिक्स थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। सेकंड आपका गॉसिस थ्योरम है, जो आपका काफ़ी प्रॉब्लम को सिंप्लीफाइड कर देता है डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, यदि वहाँ पर हमारी सिमेट्री काम कर जाती है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आप देखिए कि चार्ज जो है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर यदि आप कूलॉम्स लॉ अप्लाई करें तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, जो कि प्रॉब्लम काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगी मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
बट अब यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, तो इसलिए हम गॉसिस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बट गॉसिस थ्योरम अप्लाई करने से पहले आपको एक बात ध्यान दिला दी जाए कि गॉसिस थ्योरम तभी काम करती है जब आपकी में टू कंडीशंस आपकी फुलफिल होती है। कौन सी? कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट ईच पॉइंट विल बी कांस्टेंट, और दूसरा जो आपका थीटा होता है ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, वो भी आपका फिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको ऐसी सरफेस चूज करनी हो, गॉसियन सरफेस, जो इसके क्या हो, सिमेट्रिकल हो। ठीक है ना? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए दो तरीके हमारे पास यहाँ अवेलेबल होते हैं। पहले मैंने आपको बताया भी था गॉसियन सरफेसेस के बारे में, तो वही आपको बता देता हूँ। जनरली जो गॉसियन सरफेसेस हम यूज़ करते हैं, तो गॉसियन सरफेसेस की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पर जनरली 3 टाइप की गॉसियन सरफेसेस यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप आपने अभी देख भी ली, जिसमें आता है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जनरली यही 3 सरफेस आपको मिलेगी। फर्स्ट ये हो गई आपकी। सेकंड की बात कर लेते हैं, तो सेकंड आता है जिसमें देखिए पॉइंट टाइप सिमेट्री हो। जैसे मान लीजिए चार्ज आपका किसी पॉइंट पर हो या स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री। तो यहाँ पर जो आपका गॉसियन सरफेस होगी वो आपका होगा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये आपका काम करेगा किस केस में बताइए? ये आपका काम करता है पॉइंट चार्जेस के केस में और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, जो अब आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है ड्यू टू एट दैट सिचुएशन ऑफ कोविड-19। ठीक है ना? तो आपका जो थर्ड केस आपका और है वो आता है आपका क्यूबिकल सिमेट्री। आप एक क्यूब ले लीजिए, तो ये आपका हो गया, ये अनदर टाइप का स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है। ये किसे बोलते हैं? क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। क्यूबिकल गॉसियन सरफेस। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये तो आपका जो अप्लाई किया जाएगा सिलेंड्रिकल सिमेट्री के लिए, उसे कवर करने के लिए, ये स्फेरिकल सिमेट्री के लिए, और ये आपका किसके लिए किया जाएगा? प्लेन शीट के लिए। इसके लिए किया जाएगा प्लेन शीट के लिए। तो यहाँ पर आप जो है ये भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि प्लेन शीट के लिए हम इसे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसे भी। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए इस पर भी यहाँ पर एक प्लेन सरफेस होती है, तो इस प्लेन सरफेस की प्रॉपर्टी के कारण आप इसे भी प्लेन शीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 जगह अप्लाई होगा। फर्स्ट, एक तो सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री कह दीजिए, या सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है ना? सिलेंड्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या सेकंड कह दीजिए शीट, प्लेन शीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्लेन शीट टाइप के लिए, तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, ये आपका केवल और केवल स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, ओनली फॉर स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे नोट कर लीजिएगा उस पॉइंट में, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? और ये जो ये वाला है, ये तो ओनली ऑन किसके लिए अप्लाई होगा? आपका इसके लिए अप्लाई होगा प्लेन शीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्लेन शीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्लियर है ना? चलिए यहाँ तक हो गया आपका। और पॉइंट चार्जेस के लिए आप किसी भी केस को कंसिडर कर सकते हैं, उसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्लेन पॉइंट चार्ज के केस में हम गॉसिस थ्योरम को अप्लाई करेंगे ही नहीं। हम अप्लाई किसे करेंगे? कूलम्ब्स लॉ को। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर जो है आप इसे भी अप्लाई कर सकते हैं और इसे भी। अब बेनिफिट किसमें होगा? जैसे कि प्रीवियस आर्टिकल में आपने देखा कि इसके पास 3 सरफेसेज होती है, एक कर्व्ड सरफेस, 2 प्लेन सरफेस। यहाँ पर जो इसकी सरफेसेज होती है वो होती है 6। कोई भी पिक्चर, कोई भी सरफेस जितने टाइप्स के डिफरेंट एरिया वेक्टर रखती है, उतनी हम उसकी सरफेसेज काउंट करते हैं। तो यहाँ पर एक इधर होगा, एक इसका होगा और एक इसका होगा, 3 हो गए। यहाँ पर कितने होंगे? 6। इसका होता है 1।
तो यहाँ पर 6 फेसेस है, यहाँ पर 3 फेसेस, यहाँ पर सब गन फेसेस। तो ये सबसे इजी हो गया, ये थोड़ा हार्ड हो गया इसके कंपैरिजन में, बट ये सबसे हार्ड हो गया, लेंथी हो गया। तो इसे अप्लाई ना करके हम इसे अप्लाई करेंगे जैसा कि आपकी बुक्स में दिया है, बट आप इसे भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर ये 3 टाइम्स अप्लाई करना होगा गॉसिस थ्योरम, यहाँ पर आपको 6 टाइम्स अप्लाई करनी होगी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर 6 फेसेस होंगे। तो दोनों में से आप किसी को भी एक को चूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को करना, और इस आर्टिकल को करने के लिए हम गॉसिस थ्योरम की हेल्प लेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी होगी। गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए आप देखिए यहाँ पर किस टाइप से हम कर सकते हैं। अब आपको बताया गया कि यहाँ प्लेन सिमेट्री, और प्लेन सिमेट्री आपके सिलेंडर पे कहाँ पर होती है, ये दैट मीन्स ये वाला इसके पैरेलल होना चाहिए। तो अब हम करेंगे क्या कि जो आपके पास पेज है या सीट है, इसके आर पार इधर इधर उधर बिल्कुल क्रॉस करके ऐसे हम क्या करेंगे, एक ऐसे क्या करेंगे, इस टाइप से एक सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। देखिए सिलेंडर ड्रॉ करने से क्या होगा, सपोज आपको ये सीट इस प्रकार है और आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो आप एक सिलेंडर ड्रॉ कर दीजिए, सपोज लाइक दैट, ये हो गया। अब आप एक काम कर लीजिए, ये होगी इसकी प्लेन सरफेस, ठीक है ना। अब यदि मैं क्या करूं कि इसे यहाँ से सिलेंडर को क्लोज कर दूं, तो क्या आपका चार्ज बोथ साइड से क्लोज हो जाएगा। आपने मान लिया सिलेंडर ऐसे लिया और सीट इस प्रकार आपकी हो गई, तो चार्ज इधर से तो क्लोज हो गया, बट इधर से क्या हो गया, ओपन। तो हमें एक सिलेंडर इधर लेना होगा और इस सिलेंडर को इधर भी क्रॉस करना होगा, जिससे चार्ज इसके अंदर बंद हो जाए। बट आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है चार्ज की। तो जितना आप सिलेंडर की लेंथ को इधर रखेंगे, इतना ही आपको उधर रखना होगा, जिससे फ़ायदा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इधर होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको इधर मिलेगा। चलिए तो इसे इधर बाहर निकालते हैं उस सेम सेपरेशन पर। डॉटेड दिखा देता हूँ क्योंकि इसके नीचे दिखाई नहीं देगा। चलिए ये आपका इधर का क्या हो गया, सिलेंडर निकल गया। तो है तो एक कंप्लीट सिलेंडर ही है। चलिए अब आप क्या करिएगा, ये 2 पॉइंट्स को सपोज कर लिए सेपरेशन आर, और इधर से भी इसका सेपरेशन कितना है आर। ये आर पार हमने इसके कर दिया है। अब आप देखिए सपोज करिए कि इसका जो टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना ए, तो इसका भी टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा ए। क्लियर है ना। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आप बताइए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। टेस्ट चार्ट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आप जो यहाँ पर गॉसिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं सिमेट्रिकल केसेस के लिए कर रहे हैं, तो ये जो प्लेन शीट है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो ये मान कर चलिए कि हम जिस भी पॉइंट पर लाई करेंगे वो सभी चारों ओर से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसके लिए सेम होगा। तो आपको बताया गया था कि आप कोई भी पार्ट दिखाओगे तो ये जो साइज के जस्ट फ्रंट पर है तो उनके कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। बट जैसे ऊपर वाला उसका कंपोनेंट इधर जाएगा, नीचे का कंपोनेंट इधर जाएगा, और सेम चार्ज सेम डिस्टेंसेस पर आपको मिल जाएंगे। तो उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, बट जो वर्टिकल कंपोनेंट है अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो नेट आपकी डायरेक्शन होगी वो आपकी टुवर्ड्स राइट होगी, है ना। एज इट इज इधर ही आपका क्या होगा, एज इट इज आपकी जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर होगी वो भी सेम ऐसे ही होगी ई। क्लियर है ना। कंसीडर कर लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना है ई, ठीक है ना। डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड कितना है ई। अब आप चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर। आपको यदि गॉसिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करना होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक एरिया वेक्टर भी कंसीडर करना होगा। तो हम यहाँ पर इस सरफेस पर एक एरिया वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, यहाँ पर आप एरिया वेक्टर कंसीडर चाहे तो ओवरऑल सरफेस के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। दूसरी चीज़ आपकी सरफेस प्लेन है तो आप चाहे तो एलिमेंट ले लीजिए, अदरवाइज आप टोटल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो भी आपका आउटवर्ड होगा बी ए वेक्टर। चलिए इधर की यदि बात करते हैं तो इधर भी एरिया वेक्टर जो आप कंसीडर करोगे वो भी इधर होगा, इधर ही होगा एरिया वेक्टर बी। क्लियर है ना।
ठीक है, वेक्टर लगाने से डायरेक्शन आपकी डिफरेंट है तो आपको वेक्टर्स को चेंज करना चाहिए। तो फिर भी हम वहाँ पर सरफेसेस का जिक्र करेंगे। तो इसे सपोज कर लेते हैं सरफेस आपकी S1 है, ये सरफेस आपकी S2, क्लियर है ना। और जो आपकी कर्व सरफेस बची अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उससे भी कैलकुलेट करना होगा। तो जब नेट फ्लक्स निकालते हैं पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, तो अभी इसकी टू सरफेस ही कंसिडर की, थर्ड सरफेस को ले लेते हैं। तो थर्ड सरफेस हम पर हमने एरिया एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया। और इस पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, हम नहीं जानते कितना होगा। तो आप इसे भी कुछ कह दीजिए कि ये सपोज कर लीजिए आपका ई डैश हो गया, ठीक है ना। और ये यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसे इसके लिए कर दीजिए आप, ये आपका वेक्टर DA हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है आपका, कितना हो गया 0 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा है यहाँ पर ये भी कितना है 0 डिग्री। और यहाँ पर जो थीटा आपका होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। तो जो कर्व सरफेस की प्रॉब्लम थी वो तो इस 90 ने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। यही बेनिफिट होता है सिलेंड्रिकल सरफेस का। अब यहाँ पर हमें 3 ही तो एरिया एलिमेंट कंसीडर करने पड़े, अदरवाइज यदि हम क्यूबिकल सरफेस लेते, गॉसियन सरफेस लेते तो उस कंडीशन में आपको 6 एरिया एलिमेंट कंसीडर करने पड़ते, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकली, थ्योरेटिकली आप लिख सकते हैं। तो दूसरी चीज़ आप एक बात और यहाँ पर नोट करिएगा कि यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पर एक अनदर क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने यहाँ कंसिडर किया कि ये कितना है सिग्मा। सिंस यहाँ पर जो इसके द्वारा जो एरिया कवर्ड है वो कितना है आपका, यहाँ पर एरिया जो कवर्ड है वो एरिया कवर्ड जो है आपका यहाँ पर कितना है A, कितना हो गया A। तो सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर जो चार्ज जो कवर्ड है वो कितना है Q। तो इस गॉसियन सरफेस द्वारा जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना है Q। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख दीजिए थोड़ा सा चाहिए तो आप, लेट अस कंसीडर निकालिए, let us consider an infinite plane sheet of uniform charge density सिग्मा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है ना। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P. We draw a cylindrical surface as shown in figure. Okay, then sigma is defined as Q by A. Okay, this is equation first. Now apply the Gauss's theorem. So net electric flux ज़्यादा ना कीजिए, net electric flux passing through the net electric flux passing through the cylindrical Gaussian surface। इसे आप S3 कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना।
सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। आपका एग्जाम्स में थियोरेटिकल पार्ट इतना नहीं करना है, थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दीजिएगा, अदरवाइज वहाँ पर आपको टोटली किस पर काम करना है, मैथमेटिक्स पर। सो फाई चलिए फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल और सरफेस एस ई डॉट डी ए, ओके, and now open this surface into in three parts for S1, S2 and S3. So for S1 this will be E dot dA plus for surface S2 this will be E dot dA plus for surface S3 this will be E dot vector D, okay, and this is open the surface integral S1 dot product EDA cos, what is the angle between E and D at surface S1 is 0, this is plus or surface S2 EDA cos 0 for surface S2 plus और surface S3 E dash DA cos what is theta is 90 degree, okay, and now चलिए phi E equals to this is surface S1 EDA plus this is surface S2 EDA because the value of cos 0 is 1, okay, so and this value is 0. Now due to symmetry all these charges are symmetrical to this surface, so we can say that the electric field at the all points of surface S1 will be constant. So due to symmetry we can take E out of the integration, this will be dA or surface S1 plus E S2 dA or surface S2, okay, due to symmetry, okay, सिंपल लिख दीजिए यहाँ ड्यू टू सिमेट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सरफेस S1 इज, टोटल एरिया कितना कंसीडर किया था हमने A, और इतना ही एरिया आपका इस सरफेस S2 का है। तो आप देख लीजिए ये कितना हो गया आपका 2EA। ध्यान से देखिएगा। अब आप एक काम करिएगा, इसे नोट करके रखिएगा यहाँ पर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, गॉसिस थ्योरम की एप्लीकेशन लगाते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ए। तो ये आपका ये फॉर्मूला था। चलिए इक्वेशन फर्स्ट, एंड नाउ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed by Gaussian surface is Q, then plus Q, then using Gauss's theorem net electric flux passing through the Gaussian surface will be Q by epsilon naught. Okay, put in first. From first we can say that phi E na is 2EA equals to Q by epsilon naught, implies that E equals to Q by 2 epsilon naught into A, and according to this formula sigma is Q by A। ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट थी ना, इसे आप सेकंड कह दीजिए, ठीक है।
तो चलिए इसे लिख देते, कहाँ पर यूज किया, फ्रॉम सेकेंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट E will be equals to sigma by 2 epsilon naught. Here clearly we can say that the electric field due to a plane charge shift of uniform charge distribution is independent from the size of the plane shift, because sigma is a constant for this charge distribution, epsilon naught is also a constant. Okay, so we can say that this formula is also true for any size of the charge sheet, but this is true when the point is symmetrical, sorry, plane sheet is symmetrical to the given point. Okay, तो उस पॉइंट को सिमेट्रिकल होनी चाहिए, चाहे वो आपका यही सरफेस क्यों ना हो। आप कंसीडर कीजिए कि एक चार्ज शीट ये दी गई, इसके नियर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए जरा यहाँ पर आइए, आप इसके बीच के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आइए, तो चारों ओर सिमेट्रिकल फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। बट यदि आप ऐसे ऊपर की ओर चले गए तो सिमेट्रिकल नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इसलिए हम इनफाइनाइट प्लेन शीट की बात करते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट पर आप कहीं पर भी चले जाइए, आपको ऐसे ही एनालाइज होगा कि जैसे आप उसके मिड पॉइंट पर, चारों ओर आपका सिमेट्रिकल है। जैसे आप अर्थ के किसी पॉइंट पर कंसीडर करिए, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप ऑलवेज आपके चारों ओर क्या है, सिमेट्रिकल एनवायरनमेंट आपके चारों ओर, ठीक है ना। तो यहाँ आपको दिखाई दिया कि चूंकि ये साइज इंडिपेंडेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि यही आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, which is नोट कर लीजिएगा, which is required expression, वो नोट कर लीजिएगा फॉर द इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं। तो प्रीवियस आर्टिकल में सिलेंड्रिकल वायर की जब हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ड्रॉ करना भूल गया था, तो आप उसके लिए भी ड्रॉ कर देखिए कैसा ग्राफ आएगा। तो वहाँ पर जो वैल्यू आपके लिए आई थी वो आया था E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन क्यों लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ये R पर डिपेंडेंट थी। तो यदि इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करें, तो सपोज कर लीजिए ये R का वेरिएशन हो गया, ये E का वेरिएशन हो गया, जिससे R इंक्रीज करेगा आपका E डिक्रीज करेगा। एट R इक्वल्स टू 0 E विल बी इनफाइनाइट, दैट मीन्स लाइक दैट, and at R equals to G infinite E will be 0, that means like that, decreasing property, not touching the axis, ठीक है ना। तो ये डिपेंडेंसी हो गई आपकी E directly proportional to 1 upon R, and here E is independent from R, so we can say that this is like that, suppose this is constant in that case. Remember this article is very important. यहाँ पर चार्ज की शीट लिए इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जाने पर आपको इससे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर बात करूँगा कि कंफ्यूजन किस टाइप्स के हो सकते हैं, और उसे डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इसे आप एप्लीकेशंस के रूप में, इस आर्टिकल की एप्लीकेशंस के रूप में एग्जाम में पूछी जा सकते हैं। इसलिए उन प्रॉपर्टीज़ को भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ आपको कोशिश थ्योरम का ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।